तो हमने ये आपको बताया कि मतलब कैसे आप एजुकेशन देखेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो चलने वाली दशा के हिसाब से, महादशा के हिसाब से हमने कहा था कि आप कुंडली बना दीजिए, तो महादशा कभी कभी अपने अनुसार उस व्यक्ति को एजुकेशन में लेके चली जाती है। अगर वो महादशा अपने अनुसार एजुकेशन में लेके चली गई और उस महादशा के अनुसार आंसर जो आ रहा है और मेन कुंडली के अनुसार जो आंसर आ रहा है अगर वो सेम आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो अलग अलग आंसर आ रहा है तो जो महादशा के अनुसार वो बच्चा एजुकेशन ले रहा है तो उसका जीवन में आगे यूज नहीं होगा। जैसे अभी आपने कुंडली देखी, दिखाई, उसमें आगे उसका, क्योंकि वो एजुकेशन जो ले रहा है वो तो नॉन टेक्निकल है, महादशा के अनुसार जो होना है वो टेक्निकल का होना है, तो उसको यूज नहीं कर पाएगा। यानी कि वो अपनी केवल डिग्री बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा है, बाकी वो यूज नहीं कर पाएगा उसका। सर वो यूज करने के लिए 10 मंथ D10 कुंडली देखनी पड़ती है ना? हाँ जी, फाइनल जो बताएगा वो D10 ही बताएगा कि इस पे जो पढ़ाई किया वो उसके ऊपर मिलेगा क्या? उसके ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब बस जॉब कर टेक्निकल और पाएगा। नॉन टेक्निकल को मेन पकड़ना होगा। टेक्निकल नॉन गुरुजी, टेक्निकल के लिए जो एजुकेशन का जो डिसीजन होता है वो प्रोफेशन के अनुसार लोग करवाते हैं कि अगर हम वही एजुकेशन लेना जो हमारा प्रोफेशन बने। लेकिन हाँ जी सर, 70-80% तो वही लोग देखना ऐसा पड़ता है। एजुकेशन ले रहे हैं और हाँ वो जी उसको जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज ही नहीं कर पा रहे, हाँ जी प्रोफेशनल सर, लाइफ ये में उसको यूज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, 10th के बाद जब आएंगे कि कौन सी एजुकेशन ले, तो साथ में D10 भी देखना पड़ता है ना? बिल्कुल, D10 के बिना कैसे काम चलेगा? तो एक 10 काम, कुंडली क्योंकि तो अभी ये जब अभी 2 कुंडली देखी कि पढ़ने के लिए एक और जॉब के लिए अलग। जी जी, और क्या, हाँ बरोबर। पढ़ने के लिए अलग होगी, जॉब के लिए अलग होगी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो पढ़ तो गुरुजी पाएंगे वो फिर जॉब D10 नहीं को कर ज्यादा महत्व पाएंगे। दे या नहीं, अब महादशा वो को गुरुजी? देखना पड़ेगा। जैसे दशमांश कुंडली आपको डोमेन बताएगी, हाँ जी। दशमांश कुंडली आपको डोमेन बता देगी, हम्म। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन उस डोमेन से मैच कर रही है तो आप उस एजुकेशन को यूज कर लेंगे। हाँ जी सर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने केमिस्ट्री से एमएससी करी, केमिस्ट्री से हमने एमएससी करी, ठीक है। जी गुरुजी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे यानी कि हमारा जो D10 चार्ट है और जन्म कुंडली का जो 10th हाउस है और लग्न हाउस है वो हमको एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा है। अब हमको किस एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा है? हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हमने जो पढ़ा एजुकेशन लिया उसी को ही तो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने अपने सब्जेक्ट को। तो यानी कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रोफेशन को डिसाइड करने के लिए। वहां पे प्रॉब्लम आती है कि आप एजुकेशन कुछ और ले रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, तो गड़बड़ होने लगती है स्थितियां, तो गड़बड़ होने नहीं लगती गुरुजी, है। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल, हमने पूरी जीवन भर एमएससी, मतलब हमने एमएससी की पढ़ाई करी, केमिस्ट्री से हमारी एमएससी हुई, और अब हम जो है ना क्लर्क की नौकरी करते कहीं पर, तो हमने जो अब पढ़ा उसको तो यूज नहीं किया ना, कि किया? नहीं किया। नहीं किया। ये हो सकता है कि हमारी वो जो डिग्री थी वो हमको उस नौकरी में नौकरी दिलाने के लिए हेल्प कर देती कि भाई ये डिग्री होनी चाहिए तो आपको ये क्लर्क मिलेगा, क्योंकि एमएससी की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, फिर भी बस वो एक डिग्री हो गई, लेकिन हम उसका यूज तो थोड़ी ना कर पाते, नहीं उसका यूज तो हम नहीं कर पाते ना। ये बात यहाँ पे डिसाइड होगी। अब मान तो लीजिए कि किसी, कोई भी ऐसा समझिए कि किसी ने कंप्यूटर से पढ़ाई करी और कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी ली। अब ऐसे लेते हैं, उसने जो है सॉफ्टवेयर में कोई कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर से उसने कुछ डिग्री ली, सॉफ्टवेयर से उसने डिग्री ली। अब वो अगर आईटी सेक्टर में नहीं गया या किसी ऐसे सेक्टर में नहीं गया जहां पे उसकी उस एजुकेशन का यूज होना है, तो फिर बेकार हो गया ना, वो तो उसकी डिग्री ली बेकार हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन करके देखना चाहिए। तो जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वो एजुकेशन आपकी प्रोफेशन में कन्वर्ट किसी दूसरे माध्यम से हो जाएगी, मतलब किसी भी तरीके से। अब मान लीजिए वो आईटी सेक्टर में नहीं गया या अपना वो प्राइवेट काम कर रहा है, लेकिन उसने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम कर रहा है, वो प्राइवेट ही काम कर रहा है, अपना सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम कर रहा है, कंसल्टेंसी कर रहा है, तो अब आप देखो ना उसने अपनी एजुकेशन को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो।
जी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। कर रहा है। तो जी। इसलिए बहुत mostly आपको वॉच करना पड़ेगा, पहले खुद क्लियर होइए। गुरुजी फिर D10 को ज्यादा महत्व देना गुरुजी इसमें तो। सबको महत्व देते हैं, मतलब फाइनल डिसीजन D10 ही। जी नहीं गुरुजी, अगर गुरुजी कोई एक और पूछने आ रहा स्पेशल जी तो क्या? उसके लिए तो D10, अगर कोई पूछने आता कि हम कौन सी लाइन चूज करें तो D10 को अरे महत्व दे अभी ज्यादा। नहीं, अभी वहां ना पहुंच जाइए भाई। जी अभी जी जो पढ़ा रहे हैं अभी उसके लिए तो बहुत सारी कहानी है। जी जी गुरुजी। गुरुजी एकदम एक और direct बात आपको बता दी। इतना आसान नहीं है। गुरुजी इतना आसान नहीं है। जैसे हाँ गुरुजी एक सवाल है, हाँ जैसे शनि अभी गोचर के कुंभ में हाँ है, गोचर के शनि कुंभ राशि हाँ में है हाँ और बकरी होके मकर में आ गए हैं, हाँ। तो मकर से हम दृष्टि देखेंगे या कुंभ से? जब आप देखेंगे उस वक्त गोचर में जो प्लेनेट होगा वहीं से देखेंगे, कुंभ से काहे देखेंगे? अभी ताकि अभी बकरी होके कुंभ में आ गए हैं, हम मकर में। अभी तो कुंभ में ही है। जब वो मकर में आएंगे तो मकर से दृष्टि देखेंगे, जब वो कुंभ में आएंगे तो कुंभ से दृष्टि देखेंगे। जी इसी कारण से हमारा एक फलादेश गलत हो गया था। हाँ, तो एक वो का तो शादी बता दिए कि नहीं अभी नहीं होगा, बाद में होगा, और बकरी होके वो शुक्र के साथ हो गए हाँ शनि, तो हो जाएगा। और उसका शादी इसी 3 तारीख को है, हमारे 15-20 दिन में सेट हो गया उसका होने वाला है। हाँ ऐसा हो जाता है, वक्री प्लेनेट बहुत पावरफुल हो जाते हैं। जी वक्री प्लेनेट बहुत पावरफुल हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? जो वक्री प्लेनेट होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जी जी गुरु जी। देव जी बताइए, कुछ पूछना है क्या किसी को? कह रहा था मैं, मतलब शनि तो बकरी 12 जुलाई को हो रहे हैं ना? अरे ये सब बाद में पूछते वक्री चल रहे हैं, वक्री होते होते वो मकर में आएंगे 12 जुलाई को। वक्री तो हो ही गए, तभी तो मकर में वापस लौट रहे हैं। जी जी गुरु जी समझ। जिस दिन वक्री होगी उसी दिन डायरेक्ट राशि में कूद जाएंगे क्या? अब मान लीजिए कुंभ राशि में वो 4 डिग्री तक आगे बढ़ गए थे, और 4 डिग्री पे जाने के बाद वो वक्री हो गए, तो 4 से वक्री होके सीधा 30 पे थोड़ी ना आ जाएंगे। पहले 4 3 2 1 0, इतने समय तक तो शनि कुंभ में ही रहेंगे। उसके बाद 0 के बाद तब 29 28, जी जी बिल्कुल। सॉरी 30 29 28 ऐसे चलेंगे, तब वो मकर में चलेंगे। अब मकर में मार्गी होंगे तो डायरेक्ट कुंभ में थोड़ी ना चले जाएंगे, क्योंकि वक्री के समय मकर राशि में कितने डिग्री वो वापस चले गए, तो जब मार्गी होंगे तो उतने डिग्री वो जब आगे बढ़ेंगे तब वो मकर राशि को छोड़ पाएंगे। जी गुरुदेव समझ गए। समझ में आ गई बात? एकदम अचानक थोड़ी ना कूद जाएंगे वहां पर। जी गुरुदेव जी गुरु जी। अब क्या होता है कि मान लीजिए वक्री हो गए, और वक्री जैसे इनका था, वक्री होके अगर वो सप्तम सप्तमेश लग्नेश या शुक्र से वो मिल गए आके, जिस समय मिलेंगे उस समय शादी हो जाएगी। अब शादी की डेट ऐसी होगी कि जिस वक्त वो मिल रहे होंगे उसी वक्त देखेंगे आप कि शनि शुक्र के साथ होंगे, जब शादी हो रही होगी डेट। तो मतलब जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कोई जरूरी नहीं ऐसा हो, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि शनि, वहां उन्होंने देखा कि वो तो आगे बढ़ गए लेकिन वक्री होके वो शनि शुक्र से मिल रहे हैं, तो शादी हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी? बाकी और भी चीजें आप चेक कर लीजिए वहां। जी जी समझ में आ गया? जी गुरु जी। जी। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि वो उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि पढ़ाई में मन कब नहीं लगता। तो हमने कहा था कि लग्न लग्नेश चतुर्थेश चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और बुध को आप देख लीजिए वहां पर। लग्नेश चतुर्थेश और चंद्रमा और बुध पे पर अगर क्रूर ग्रहों के दृष्टि आ जाए और चलने वाली दशा 6ठे 8वें 12वें की है, देखिए गोचर तभी फिट करा करिए जब दशा फेवर करे। अब पता चला आपने गोचर लगा दिया और दशाएं उसकी अच्छी चल रही है, तो गोचर बुरे गोचर काम नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छी दशाओं के लिए अच्छा गोचर देखिए और बुरी दशाओं के लिए बुरा गोचर देखिए। अब ये क्योंकि बिना दशा के गोचर काम नहीं करता, कि केवल आपने गोचर से ही बता दिया कि ऐसा होगा, पता चला उसकी दशा अच्छी है और गोचर खराब है, तो दशा अच्छी है तो वहां पर अच्छे गोचर देखकर आप कह देंगे निकल जाएगा। ये चीज है।
अब दशा ही छठे 8वें 12वें नीच की आ गई तो फिर समस्या तो, और फिर साथ में गोचर भी गड़बड़ हो गया तो वहां पर प्रॉब्लम करेगा फिर। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब जैसे कि 1999 लीजिए 1999 में 1999 में आप एक मकर लग्न की कुंडली ड्रॉ करिए, मकर लग्न की कुंडली ड्रॉ करिए जी हो गया। और चतुर्थेश यहाँ पे कौन है मकर लग्न में? चतुर्थेश मंगल। मंगल मंगल, इसको नीच का सप्तम हाउस में। आवाज भाई खराब है किसी का। जी मंगल क्या है बोलिए। मंगल नीच के कर दीजिए सप्तम हाउस में करके। सर समझिए? एक बार बताना जी, जी सुन नहीं पाया सर, फिर से बताइए सर एक बार। लिख दिया सर। पता नहीं आपकी आवाज ही नहीं आई, क्या बोला आपने? ये करें गुरु जी। सप्तम भाव में मंगल लिख दीजिए। सप्तम भाव में मंगल लिख दिया, लिख दिया। अब 1999 में देखेंगे, 1999 में देखिए शनि मेष राशि में गोचर कर रहे थे, गोचर बता रहे हैं, शनि मेष राशि में गोचर कर रहे थे। राहु कर्क राशि में थे और केतु मकर राशि में हो जाएंगे। जी हो गया। जी, और दशा चल रही थी सूर्य की, दशा चल रही थी सूर्य की। पहले देखिए दशा खराब है कि अच्छी है? खराब है। अष्टमेश की दशा है, अष्टमेश की। जी जी अष्टमेश की दशा है तो खराब दशा हुई। अब देखिए शनि कहाँ पर है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में है, तो शनि चतुर्थ भाव में होगा, परेशान कर दिया और अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर दिया। बिल्कुल गुरु जी। जी जी समझ में आ गई बात? अब देखिए ये तो शनि का देखा, दो क्रूर ग्रह देखने हैं। राहु कहाँ पर बैठे हैं? राहु बैठे हैं सप्तम में। राहु बैठे नहीं, राहु गोचर में कहाँ कहाँ चल रहे हैं? सप्तम में। तो सप्तम में वो किसको प्रभावित कर रहे हैं? लग्न को। चतुर्थेश को। चतुर्थेश को। चतुर्थेश को ना, मंगल वहीं पर है ना, जन्म कुंडली के मंगल वहीं पर है और राहु गोचर के वहां पर आ गए और केतु कहाँ चले गए? लग्न में। तो आप देखिए दो क्रूर ग्रहों के कारण लग्न, चतुर्थ भाव, चतुर्थेश प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। और दशा अच्छी चल रही कि बुरी चल रही है? पूरी चल रही गुरु जी। बुरी चल रही है। ये वो समय था जब हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, ये वो समय था जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। समझ में आ गई बात नहीं आई? क्यों नहीं लगा? समझ में आ गई बात? जी जी जी। मन को चतुर्थ भाव से ही देखा जाएगा। मन वहां शनि आ गए नीच के गोचर में तो वो डिप्रेशन टाइप का करने लगे हमको और वो दिमाग भटक जाता था, डिप्रेशन हो जाता था। और उधर राहु केतु चतुर्थेश पे आ गए और राहु ने क्या किया? चतुर्थेश को प्रभावित कर दिया, तो यहाँ दिमाग हवा में उड़ने लगा और उतना कवर नहीं हो पाता था। तो मन पे कौन थे? शनि थे, तो शनि डिप्रेशन में लेके चला जाता था। समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरु जी। जी। दूसरी एक कुंडली वृश्चिक लग्न की ड्रॉ करिए। तो वही बता रहे हैं कि कब व्यक्ति का पढ़ाई में मन। अब मान लीजिए इस समय जो ये 1999 था, इस समय हम कोई ऐसा पैसा लगा देते जो कोई प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाला पैसा, तो हमारा कुछ होता वहां पर? हमारे बाबूजी का पैसा बर्बाद हो जाता, फिर कुछ होता ही नहीं। पढ़ाई में जब पैसा लगा क्या कर लेंगे? बर्बाद होता गुरु जी पैसा, वो बर्बाद हो जाता पैसा। यही तो हमने सूत्र दिया कि कब आपको अपने बच्चे के ऊपर पैसा लगाना है और कब नहीं लगाना है। बहुत बड़ा गेम होता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ना चाहता है, देखना चाहता है। तो जब देखना चाहता है तो कुंडली क्यों नहीं देख लेता एक बार? क्योंकि काम तो कुंडली के अनुसार ही होना है, गारंटी है। काम तो जो हम सोच रहे हैं हमारे अनुसार काम थोड़ी ना होगा, काम तो कुंडली के अनुसार होगा। तो वो दुनिया वही ना, पता नहीं किसके चक्कर में फंस जाता है। जिसको देखना उसको देखेगा ही नहीं, कुंडली देखना उसको नहीं देखेगा, बाकी दुनिया जहान की बातें जाके पूछेगा।
वो अपने दोस्तों से पूछेगा कि हम अपने बच्चे को तैयारी करवाएं। अब दोस्त का बता पाएगा कि ज्योतिषी बता पाएगा, और बच्चे के दोस्त से पूछेगा, बच्चे के दोस्त थोड़ी ना बता पाएंगे, या अपने बच्चे को देखेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या देखना इंपॉर्टेंट है, जिस पर पैसा लगा रहे हैं उसकी कुंडली देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो उसी के अनुसार ही होगा। आप चाहे जो सोच लो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, काम कौन करवाएगी? कुंडली। कुंडली परमिशन दे रही, वो काम होके जा रहेगा, नहीं परमिशन दे रही, नहीं होगा। तो अब क्या करें, अपने आप को कैसे बचाएं? कुंडली हमेशा अपने पास रखिए और कुंडली को देख के ही कोई काम करिए। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? गुरुजी जैसे ये मकर लगन की जो कुंडली ड्रॉ की गुरुजी आपने, इतना ज्यादा मेहनत किया होगा। एक एक लोग बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ज्योतिष में तो उस समय आप ज्यादा मेहनत किए होंगे, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव हो गया था पूरा। नहीं सुन पाए क्या गुरुजी? नहीं, आवाज ही नहीं आई, क्या बोले आप? बोल रहे हैं गुरुजी कि अष्टम भाव आपका पूरा पूर्ण रूप से एक्टिव था, उस समय ज्योतिष पे आप ज्यादा जोर दिए होंगे। बिल्कुल दिया हमने। आपको वही लाभकारी किया होगा उस समय। हाँ भाई, सूर्य एक्टिवेट हुआ था हमारा, और सूर्य हमारा उच्च का है, जी। तो अष्टम हाउस एक्टिवेट हुआ, अष्टम हाउस की तरफ हम मुड़े हैं एकदम। जी। गुरुजी जैसे मकर लगन की कुंडली जो ड्रॉ करवाई गुरुजी आपने, हाँ, तो चंद्र कुंडली से गुरुजी या केवल जो लगन उस समय उदित था उसी के अनुसार गुरुजी? लग्न कुंडली के अनुसार, जो अभी हम जो गोचर बता रहे हैं ना, वो लग्न कुंडली के अनुसार बता रहे हैं। जी 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 आपको गुरुजी। आपको मान लीजिए कि आपके पास कुंडली नहीं है, जी जी गुरुजी। तो केवल आपको राशि उस व्यक्ति की पता है, जी तो आप वहां चंद्र लग्न से आप गोचर लगाएंगे, लेकिन चंद्र लग्न से गोचर जरूर लगाएंगे, जी लेकिन जो वो प्लैनेट होगा वो किस हाउस को रूल कर रहा है, उसके लिए तो लग्न कुंडली लगेगी। जी उसके लिए तो लग्न कुंडली लगेगी। जी। अगर लग्न कुंडली से भी खराब आ रहा है और चंद्र कुंडली से भी गोचर खराब है, तब तो फिर और दिक्कत बढ़ जी, फिर तो समस्या बढ़ेगी, समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए कोई भी योग अगर लग्न कुंडली से आ रहे हैं, और अगर वही बात चंद्र कुंडली से भी समझ में आ रही है, तो आप समझिए कि प्रॉब्लम ज्यादा है। ये चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, ये क्या करती है? ये आपकी बातों को मतलब जस्टिफाई करवाती है, यानी जिस नतीजे पे आप पहुंच रहे हैं उसको जस्टिफाई करवाएगी। मैंने बताया भी तो था कि 50% लग्न कुंडली काम करती है, सूर्य कुंडली 25%। नहीं बताया था क्या? जी बताएं जी। और उसके हिसाब से फिर हमने आपको वर कुंडली भी बताया, वर कुंडली में भी देख लीजिए, वर कुंडली भी खराब है, सब खराब है, तो तभी कुछ खराब होगा। ऐसे एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ड्रॉ करिए। कर लिए हैं गुरुजी? वृश्चिक लग्न की इसकी तो हो गया हमारे पास। हो गया। एक मिनट, पहले इसकी एजुकेशन देखिए जरा, इसकी एजुकेशन, ये कुंडली आपको दिख रही है? दिख रहा है। ये कुंडली आपको दिख रही है? जी इसकी एजुकेशन टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल? पंचमेश गुरु है, और गुरु किस नक्षत्र में है? चंद्रमा की नक्षत्र में। चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा शनि की नक्षत्र में, शनि के साथ ही बैठे गए। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, शनि के साथ ही बैठे हुए हैं, दिखा? जी ठीक है, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन दिखाई दे रही है। अब और साथ में देखिए मंगल, आप देखिए मंगल के आगे माइनस चला रहा है, तो चलिए फिर मंगल पीछे आ गए। बिल्कुल हो रहा है। यानी यहाँ पे ये बात पूरी तरह से प्रूफ हो रही है कि इसकी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, टेक्निकल। ठीक है, समझ में आई बात? टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। अब जरा इधर आइए, दशमांश कुंडली देखिए, चंद्रमा की पोजीशन क्या है? मंगल के साथ। चंद्रमा वृष राशि में बैठे, नॉन टेक्निकल प्लेनेट में बैठे हैं। चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं? जहाँ दशमांश कुंडली है ना, वृष राशि में बैठे, यानी नॉन टेक्निकल की राशि में बैठे। मंगल वहां पे
मंगल वहां पे है। कृष्णा जी आपका माइक खराब है। हाँ, तो मंगल वहां पर बैठे हुए हैं। शनि की कोई दृष्टि शनि की आ रही है गुरुदेव, ये जी माइक बंद करवा दो, माइक बंद। शनि की दृष्टि आ रही है। हाँ, शनि की दृष्टि आ रही है और मंगल बैठे हैं। यदि इसकी एजुकेशन टेक्निकल होनी चाहिए कि नॉन टेक्निकल होनी चाहिए? टेक्निकल होनी चाहिए। टेक्निकल होनी चाहिए। ठीक, एकदम बात सही है, टेक्निकल होनी चाहिए। अब जरा जन्म कुंडली देखिए और जरा सेकंड हाउस देखिए, अच्छा है कि नहीं? बुध शुक्र की दृष्टि है। अरे गुरु शुक्र बुध की अपने दृष्टि कहाँ दृष्टि जा रही है? गुरु पद हैं? बुध और शुक्र की। अच्छा है ना गुरुदेव। तो बुध और शुक्र तो अष्टम में बैठ गए ना। जी जी, अष्टम में बैठे। गुरु अष्टम में एकादश बैठ में गए। है, और एकादश में है गुरुदेव। बुध किसका कारक है? एजुकेशन का। जी तो एजुकेशन का प्लेनेट कहाँ आ गया? अष्टम में आ गया। जी एजुकेशन का प्लेनेट अष्टम में आ गया और अष्टमेश खुद ही है बुध। जी अष्टमेश खुद बुध है, तो बुध अष्टम में आने का मतलब बहुत सही तो नहीं मानेंगे हम इसको। नहीं। अब यहाँ पे देखिए शुक्र, शुक्र क्या है? 7th हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस के लॉर्ड है। और 12th हाउस का लॉर्ड क्या करता है? 12th हाउस का लॉर्ड क्या करता है? सेपरेशन। सेपरेशन करता है। और उसकी दृष्टि सेकंड हाउस पे चली गई। उसकी दृष्टि सेकंड हाउस पे चली गई कि नहीं चली गई? जी जी गुरु जी। है? जी जी गुरुदेव। उसकी दृष्टि सेकंड हाउस पे चली गई। देखिए, अब जब सेकंड हाउस पे उसकी दृष्टि चली गई यहां पर, ठीक है, अब क्या हुआ? सेकंड हाउस पे जब दृष्टि चली गई तो क्या करेगा? इस एजुकेशन ज्यादा लेने देगा कि कम लेने देगा? कम लेगा गुरु जी। कम लेने करेगा। देगा। ठीक है, अब जरा द्वितीय गुरु की स्थिति देखिए, अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। तो गुरु की राशि में बैठे हैं, अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं ना, बुध की राशि में, जी गुरुदेव। मित्र की राशि में बैठे हैं। अरे भाइयों माइक बंद करो यार, किसका माइक खराब है? ये बंद कर दो। द्वितीय बुध जो है किसकी राशि में बैठे हैं? बुध पे। जी, गुरु बुध शत्रु में। तो बुध में क्या हुआ? बुध मतलब उनकी शत्रु राशि हो गई। ठीक है, समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? जी तो अब यहाँ तो गड़बड़ दिख रहा है हमको। अब शत्रु राशि में उनकी दृष्टि भी नहीं जा रही है और बुध यहाँ खुद ही 8वें बैठे हुए हैं। ठीक, जरा चतुर्विशांश कुंडली आई है। चतुर्विशांश, ये देखिए चतुर्विशांश दिख रही है। चतुर्विशांश में देखिए, चतुर्विशांश में जो चंद्रमा है, मतलब द्वितीय लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। पहले देखिए दूसरे भाव में कौन आ रहा है? दूसरे भाव में लग्न खुद ही आ रहे हैं। अच्छा है ये तो। जी और इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ चला गया? 10th में चला गया, अपने मित्र की राशि में, शुक्र के साथ है। जी तो ये तो ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर सॉरी, शुक्र के साथ है। यहाँ पे देखिए द्वितीय कहाँ पे आ गए? द्वितीय चंद्रमा, शुक्र। और शुक्र कौन से लॉर्ड की, कौन से हाउस के लॉर्ड है? देखिए जरा, 12वें के। 12वां हाउस क्या कराता है? सेपरेशन। ठीक है ना, सेपरेट कराता है। और ये देखिए जो पंचमेश शुक्र है वो अपने से छठे हो गया। पंचमेश शुक्र अपने से छठे हो गया क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। लेकिन अच्छा, शुक्र 10वें भाव में, तो शुक्र किस हाउस में दिग्बली होते हैं? चौथे। चौथे में। और 10वें में एकदम दिग्बल 0 हो गया। दिग्बल 0 हो गया, यानी कि ऐसे यहाँ पे शुक्र खराब है और साथ में 12वें का फल लिए पड़े। तो कुल मिला के चतुर्विशांश कुंडली बहुत पावर तो नजर नहीं आ रही है। अब आइए जरा 2010 की बात कर रहे हैं। 2010 के आसपास देखिए दशा, 10 जनवरी 2010 में दशा गुरु की खत्म हुई, शनि की चालू हुई। और शनि एक टेक्निकल प्लेनेट है और शनि की अगर यहाँ पे स्थिति देखिए जन्म कुंडली में, तो अपनी ही राशि में और चलित में वो पीछे जा रहे हैं। चलित में वो पीछे जा रहे हैं। समझ में आ रही? बात नहीं आ रही? जी गुरु जी। तो यहाँ पे जन्म कुंडली में शनि देखने पे क्या लग रहा है कि इसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? ले जाएंगे गुरु जी। लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे।
हाँ, इन्होंने टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इसने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या लिया, एडमिशन लिया। शुरुआत में पढ़ाई भी करी, लेकिन जरा देखिए शनि चतुर्विशांश कुंडली में कहां पर बैठे हैं, छठे घर में। हमने कहा था ना, जिसकी दशा चले वो जिस वर्ग कुंडली में वो प्लेनेट खराब होगा, वही वाली समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जी। शनि मतलब कि शनि ऐसे यहाँ पे जन्म कुंडली में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चतुर्विशांश कुंडली में तो खराब हो गए ना। जी। तो पढ़ाई के लिए तो चतुर्विशांश कुंडली देखेंगे। और क्या बताया कि जिसकी दशा चल रही है, अगर वह जिस वर्ग कुंडली में खराब हो जाए तो वो चीज उसके लिए नुकसान करती है। तो गुरुजी मारपीट करके पढ़ाई छोड़ दिए क्या? हाँ, मैंने मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन पढ़ाई बीच में, क्योंकि सेकंड हाउस एग्री नहीं कर रहा था आगे एजुकेशन के लिए, और दशा शनि की आई और यहाँ पे एजुकेशन खराब दिख रही थी। अब जरा गोचर लगाइए, शनि कन्या राशि में थे, शनि कन्या राशि में थे। शनि कहाँ तो गए, अपने से 8वें चले गए। अब जब शनि कन्या राशि में गए तो उन्होंने किसको प्रभावित कर दिया, लग्नेश को देखिए, जी, तीसरी दृष्टि, और अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर दिया। अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर दिया, ठीक है, और अपनी 10वीं दृष्टि से बुध को प्रभावित कर दिया। जी। देखा, शनि जी। और राहु वृश्चिक राशि में थे, राहु लग्न में आ गए और केतु यहां आ गए, तो राहु और केतु ने लग्न को प्रभावित कर दिया। तो क्या करेंगे इस वक्त, इनका पढ़ाई में मन लगा कि नहीं लगा? बर्बाद लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एक सेमेस्टर फेल हो जाए तो बाहर कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए गए। तो यानी गलती क्या हुई, क्या गलती हुई? जबकि एजुकेशन तो दिखा रहा था टेक्निकल की, तो इनमें आगे की ज्यादा एजुकेशन नहीं लिखी। और साथ में खैर चलो इसको तो मैनेज किया जा सकता था, क्योंकि चतुर्विशांश कुंडली इतनी खराब नहीं। जब इन्होंने एडमिशन लिया तब किसी ज्योतिषी से नहीं पूछा, नहीं तो इस वक्त एडमिशन लेने दिया जाता। अगर ये ज्योतिषी के पास जाते और पता चला अब उस ज्योतिषी के पास गए जिसको ये फार्मूला नहीं पता, वो क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आधे तो यही है ना कि मुंह देखी बात करते हैं। तो ये फार्मूला पता है वो तो मना कर देगा कि भाई नहीं, आप लेंगे। अब इन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, एजुकेशन लोन से पढ़ रहे थे ये। क्या लिया इन्होंने? एजुकेशन लोन से लिया। अब भाई लोन तो बैंक ने दे दिया, लेकिन आपको चुकाना भी तो पड़ेगा। अब ये जो है उसको लोन को चुकाने के लिए कमा रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? यानी कि आदमी को किस तरह से गड़बड़ा देती है, ये आपको ये कुंडली दिखा रही है। भाई इस वक्त इनको, इसीलिए कोई भी काम करिए आप ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी जरूर पूछ लीजिए। आप क्या कहेंगे कि आपका पैसा लग जाएगा ज्योतिषी को फीस देने में, तो वो कितने सारे पैसे आपके बचा लेगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो दिखाई नहीं देता। हाँ जी, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये पैसे को अगर यहाँ पे ज्योतिषी को दिखाते तो इनके पैसे बच जाते कि बर्बाद हो जाते? क्या हो जाते गुरुजी? बच जाते। और जब ये शनि का गोचर यहाँ से हट जाता तब कहते भाई अब एडमिशन ले लो, तो ये अपनी एजुकेशन भी पूरी कर लेते। लेकिन जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उस पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ज्योतिष को तो इतना ही जरूरी जितना सांस लेना जरूरी है। आप हर चीज में ज्योतिष को इन्वॉल्व करिए, और जो मेजर डिसीजन है, पढ़ाई, करियर, जॉब, विवाह, बच्चे, इन सब में तो पक्का इन्वॉल्व करिए। लोन, घर बनवाना, एक्सीडेंट, कोर्ट केस, ये सब तो पक्का इन्वॉल्व करिए इन सब में। आप गलत डिसीजन से बच जाएंगे। हाँ ये है कि भाई
मार्केट में हर प्रकार के ज्योतिष हैं, तो वो आपको, अब वो तो काम आपका हो गया, नहीं आपका नहीं हो गया, वो भी आपकी कुंडली का काम हो गया। अगर कुंडली में आपके गुरु अच्छे होंगे बृहस्पति, तो आपको अच्छे ज्योतिषी से मुलाकात हो जाएगी और सजेशन सही मिल जाएगी। लेकिन आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब होंगे तो क्या होगा, गलत सलाहकार मिलेंगे। तो वो भी नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई ये वाली बात? जी गुरुजी, इस प्रकार से हेल्प की जाती है एजुकेशन में, कि कैसे हमें एजुकेशन में हेल्प करनी है स्टूडेंट्स की, कि भाई वो कब ले, ये नहीं कि उसका हो गया तो चल दिया, आप भी पीछे पीछे लगा दिया पैसा। ठीक है, आप देखिए कि सही समय है या नहीं, वरना वो एडमिशन लेने के बाद वो एजुकेशन को ब्रेक भी करवा सकता है, एजुकेशन को ब्रेक भी करवा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, नहीं क्लियर हो गई ये बात? जी। हाँ, आप लोग भी अपनी कुंडली में इसको लगा के देखेंगे कि कब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो क्या ये गोचर और ये दशा सॉरी, ये गोचर और ये दशा काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? ये गोचर और दशा जब भी काम करेगी, मतलब लगेगा, तो आप देखेंगे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो उस वक्त क्या करना है कि लंबे खर्चे वाली पढ़ाई नहीं करनी, छोटी मोटी पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लंबे खर्चे वाली पढ़ाई मत करिए, वरना आपका खर्चा भी हो जाएगा और कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए, अब ये तो बहुत लोगों को बता दिया कि कब वो नहीं पढ़ेगा, कब वो क्या होगा। अब ये बताते हैं कि वो समय जब बच्चे का पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है, वह समय जब पढ़ाई में मन क्या होता है, ज्यादा लगता है, तब कैसे, तब वो कौन सा समय होता है? तो लिखेंगे दशा वो कौन सी होगी जिसमें बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। लग्नेश की दशा, पंचमेश की दशा, या नौमेश की अंतरदशा हो, या लग्न में, पंचम में या नवम भाव में बैठे ग्रहों की दशा हो। लग्नेश, पंचमेश, नौमेश की दशा हो, या इन भावों में बैठे ग्रहों की दशा हो। और यहीं पर यह बात लिख लीजिएगा कि जिस ग्रह की दशा हो वह नीच का नहीं होना चाहिए। पता चला, आपने देखा कि पंचम भाव में कोई ग्रह तो बैठा है, पढ़ाई मन लगेगा, लेकिन पता चला वो नीच का हो गया। शत्रु क्षेत्री नहीं होना चाहिए, अपने शत्रु के घर में ना बैठा हो, अपने शत्रु के घर में ना बैठा हो। समझ में आई बात, नहीं आई? एक चीज यहां और बताना चाहेंगे आप लोगों को, इसमें था कि उसमें था?
चलिए लिख लीजिए, जो हमें याद आ रहा है हम बता दे रहे हैं। देखिए, किसी भी ग्रह को ना केवल जन्म कुंडली में मत देखा करिए कि वो कैसा है, उसके साथ साथ वो नौमांश कुंडली में और दृष्टिकाण कुंडली में। कहां कहां देखेंगे? नौमांश कुंडली में, दृष्टिकाण कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में और द्वादशांश कुंडली में देख करके पता लगाएंगे, और त्रिशांश में भी। त्रिशांश का इतना महत्व नहीं है जितना सप्तमांश, द्वादशांश, नौमांश और दृष्टिकाण। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है और नौमांश कुंडली बता में, दीजिए पूरा। जी क्या? जन्म कुंडली, दृष्टान, नौमांश, सप्तमांश और त्रिशांश। हाँ, त्रिशांश भी देख लीजिए, गलत नहीं है, इतना नहीं। तो जन्म कुंडली, नौमांश, दृष्टिकाण, सप्तमांश, द्वादशांश और त्रिशांश, ये घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम का मतलब हुआ सबसे ज्यादा पावर देनी है आपको नौमांश कुंडली की। जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है और नौमांश कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, तो आप उससे उम्मीद ना करिए कि वो उच्च का फल आपको देगा। ये ध्यान रखिए। और इसी का उल्टा भी कर लीजिए कि अगर कोई कुंडली, जन्म कुंडली में ग्रह नीच का है और नौमांश कुंडली में उच्च का या स्वराशिस्थ है, तो उससे आप ज्यादा नेगेटिव चीजों के लिए मत सोचिए। जैसे हमारा मंगल नीच का है जन्म कुंडली में, लेकिन नौमांश कुंडली में हमारा स्वराशिस्थ मंगल है, तो हमें मंगल कभी नुकसान नहीं करता। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? हम सब प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुन लिया और हमने बता दिया। ऐसे मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में आपने कुंडली- बताया था जी, चंद्र वृषभ में है और नवांश में, नौमांश में अगर वृश्चिक का हो जाए ओके, तो तो वो अच्छा फल नहीं देगा। वो अच्छा फल कैसे देगा? अच्छा, अच्छा फल कैसे देगा? तो अब और बाकी कुंडलियों में भी चेक कर लीजिए। क्या चेक क्या ओके। करना है? हम ये नहीं करें कि सारी कुंडली में कोई ग्रह उच्च के हो। देखिए, कोई ग्रह उच्च का होगा तो सबसे अच्छा फल देता है। दूसरे नंबर पे मूल त्रिकोण राशि में है तो फल देगा। तीसरे नंबर पे स्वक्षेत्री है, यानी अपनी राशि में तो फल देगा। चौथे नंबर पे मित्र राशि में है तो फल अच्छा देगा। समझ में आ गया? सबसे बढ़िया फल कब मिलेगा आपको? उच्च में। दूसरे नंबर का फल मतलब उसे घटता हुआ क्रम मूल त्रिकोण का है। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे स्वक्षेत्री है। और चौथे नंबर पे क्या होगा? मित्र राशि में। और इन सबसे भी सबसे इंपॉर्टेंट, सूर्य से दूर रहे ये सारे प्लेनेट। पता चला अमावस्या का जन्म है और चंद्रमा वृषभ राशि में है, बताइए बेकार है वो चंद्रमा। कोई भी ग्रह उच्च का है और सूर्य के साथ है, वो बेकार है वो, क्योंकि वो जल चुका है, अस्त हो चुका है। अस्त ग्रह को अच्छा नहीं माना जाएगा, बेकार माना जाएगा, अपनी दशांतर दशा में परेशानी देगा वो। तो केवल उच्च नीच ना पकड़ा करिए, ये भी देखा करिए सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? सूर्य से दूरी भी देखिए। हाँ जी। अब बताए कि जैसे चंद्रमा है, और चंद्रमा में पक्ष बल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही पूर्णिमा का किताबों में लिखा है, मुझे लगता है ज्यादा लिख दिया है, ज्यादा लिखा, सारावली में लिख दिया इन्होंने। हमें लगता है वो कल्याण वर्मा ने ज्यादा ही लिख दिया है। कल्याण वर्मा की है ना सारावली। वो कहते हैं कि वृश्चिक का चंद्रमा अगर पूर्णिमा का है तो अच्छा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जरा बात उनकी समझिए। उनकी उस बात पे ना जाइए, उनकी भावनाओं पे जाइए। वो कह रहे हैं कि सूर्य से जितनी दूरी रहेगी उतना अच्छा फल होगा। अगर वो ग्रह पूर्णिमा का है तो सबसे ज्यादा दूरी होगी सूर्य से चंद्रमा की, 180 डिग्री। कह रहे हैं कि अगर पूर्णिमा का चंद्रमा है और वो नीच का भी है तो उसके अंदर नीचता नाम मात्र की रहेगी।
ये कौन जी। कह रहे हैं? कल्याण वर्मा कह रहे हैं सारावली में अपने। मतलब उनकी भावनाओं पे जाइए कि वो क्या हमसे कहना चाह रहे हैं हम लोगों से। वो इस बात को बल दे रहे हैं, वो तो सबको पता है नीच का ग्रह खराब होता है, लेकिन उन्होंने कहा नीच से ज्यादा और उच्च से ज्यादा आप सूर्य से दूरी देखिए, क्योंकि सूर्य के पास आकर के तो सारे प्लेनेट खराब हो जाएंगे, अपना फल ही नहीं कर पाएंगे। ये कहा जा रहा है। समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरुजी। और इसके अलावा दिग्बल और देख लीजिए। दिग्बल अभी जैसे नहीं था कि शुक्र उच्च के बैठे थे, ऐसे इस किताब में हमने पढ़ा था, मतलब ग्रंथ में ही पढ़ा है, जिसको आप ग्रंथ कहते हैं, मुझे अब किताब का नाम नहीं याद आ रहा है। हम मतलब लोकल किताब पढ़ते ही नहीं है, जो एकदम स्टैंडर्ड बुक है उन्हीं की बात बताते हैं हम आपको। वो कह रहे हैं कि अच्छा जैसे ये देखिए मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न कुंडली आपने अभी बनाई थी, उसी पे चले जाइए। जी। चले गए? शुक्र किन किन घरों के स्वामी है? शुक्र पंचम भाव के हैं, दसम भाव के हैं। शुक्र स्वराशिस्थ हो गए। बताइए अच्छा। किस स्वराशिस्थ में सब अच्छा फल करेंगे? वृषभ राशि में अच्छा फल करेंगे कि तुला राशि में? मकर लग्न की बात कर रहे हैं। वृषभ में करेंगे ना गुरुजी। क्यों क्यों? तुला में करेंगे। तुला में करेंगे। तुला में। क्यों? पहले तुला- शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तुला। तुला। अब बताइए। दिगहीन हो गया ना गुरुजी वहां पे। यस, एकदम सही बोल रहे हैं आप। लिखा हुआ है किताब में, मकर लग्न की कुंडली में तुला राशि का शुक्र इतना अच्छा नहीं होता जितना वृषभ राशि का शुक्र होता है। क्यों? यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? ये क्या बताना चाह रहे हैं? केवल फार्मूले को ना पढ़िए, दिमाग लगाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि कोई ग्रह स्वक्षेत्री तो है, अगर एक जगह मूल त्रिकोण में जाकर वो दिग्बली नहीं हो रहा है, शून्य हो जा रहा है, क्योंकि शुक्र को दिग्बल कहाँ मिलता है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में तो दिग शून्य हो गया ना और गुरुजी। दिग शून्य कहाँ हो जाएगा? दसम भाव में, यानी अपने से सातवें। तो कह रहे हैं कि अगर मकर लग्न का तुला राशि में शुक्र है, जबकि 10वें में शुक्र है, 10वें भाव में बैठा ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है, कह रहे फिर भी शुक्र वहां इतना अच्छा नहीं होगा, भले उसकी मूल त्रिकोण राशि क्यों ना हो, वो पंचम भाव में ज्यादा अच्छा होगा। क्यों पंचम भाव में ज्यादा अच्छा होगा? क्योंकि वो चौथे भाव से एक ही भाव आगे आ गया है, यानी अपने दिग्बल के पास है। जो उसका दिग्बल है ना, जिस दिशा का चौथे भाव में दिग्बल है उसका, वहां के वो ज्यादा पास है। तो यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि मूल त्रिकोण राशि से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है? दिग्बली को दी गई है। जैसे उच्च और नीच से भी ज्यादा प्रायोरिटी सूर्य वाली की दी गई, सूर्य के पास और दूरी को, ऐसे दिग्बल को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है उसके मूल त्रिकोण राशि से भी। ये सब क्योंकि पूरी कुंडली में हम आपको चाहे जितना सूत्र बता दें, 90 नहीं बल्कि हम और बता दें 99% पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोलॉजर को यही दिक्कत है, वह ग्रह अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा। ये 99% लोगों की दिक्कत है, और वो बेसिक सिद्धांत भूल जाते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी गुरुजी। तो आपको क्या क्या देखना है? आप देखेंगे कोई ग्रह अच्छा है तो अच्छा है, मतलब उच्च का हो। अच्छा, उच्च लग्न कुंडली से ज्यादा विश्वास किस पे आप करेंगे? नवमांश पे। नवमांश पे करेंगे। अब नवमांश के साथ आप आगे सप्तमांश में बढ़ जाइए, द्वादशांश में बढ़ जाइए, दृष्कांश में बढ़ जाइए, त्रिशांश में पहुंच जाइए। तो इन सब में क्या देखेंगे? हम ये नहीं करेंगे सब जगह उच्च के हो जाए, कम से कम। अब देखिए खराबी जरा देख लीजिए, अभी वो भी बताते हैं। खराबी, नीच का ग्रह तो खराब है, नीच का ग्रह तो खराब है जी। और शत्रु क्षेत्रीय तो खराब है, जी। सूर्य के जी। पास है तो खराब है, दिग्बल शून्य है तो खराब है, दिग्बल शून्य तो खराब है। इतनी बात समझ में आ गई क्या क्या खराबी है? नीच का ग्रह खराब है, नीच का जैसे प्रकार उच्च को सबसे ज्यादा क्वालिटी दी गई है, वैसे ही नीच को सबसे निम्न क्वालिटी दी गई है। और फिर शत्रु क्षेत्र, जी।
फिर शत्रु क्षेत्री दिग्बल शून्य और सूर्य के पास। अब मान लीजिए हमने कहा कि आपने कुंडली में देखा कि कोई ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा है, नवमांश में भी अच्छा है, आगे में अच्छा मतलब वो मित्र राशि में आ गया, क्या नाम है, मित्र राशि में आ गया, और क्या नाम है, और क्या हो सकता है, सूर्य के पास से थोड़ा दूर हो गया, दिग्बली हो गया, तो ये अच्छे मान रहे हैं। आगे भी देख लीजिए उसकी क्या स्थिति है, और इसी प्रकार से अनुपातिक आप आंसर दे दीजिए। अनुपातिक आंसर तो खुद ही निकाल लेंगे। मान लीजिए आपने 5 कुंडली में देखा उसको, जिसमें जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, देशकांड कुंडली, सप्तमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, चलो त्रिशांश कुंडली, 6 कुंडली में देखा। 6 में से वो 2 जगह अच्छे हैं और 4 जगह खराब हैं। बताइए अच्छा होगा है? अच्छा नहीं होगा। क्या होगा? अच्छा नहीं होगा क्योंकि 4 जगह तो खराब है ना, तो अनुपातिक तो अनुपातिक आप तो अच्छा का फल कम हो जाएगा ना। अगर नवमांश ही डिसाइडिंग है, जी, नवमांश में अगर अच्छा है तो जहां पे खराब है उस दिशा में उनको बुरा करेंगे, बाकी जगह तो अच्छे करेंगे। हाँ नहीं, वो वाला सूत्र भी हटा दीजिए, वो वाला सूत्र हटा दीजिए, वो तो बाद में बात करेंगे। पहले हम किसी ग्रह की वो बता रहे हैं। अगर वो नवमांश में अच्छा है तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। तो अगर वो 4 कुंडली में खराब है और 2 कुंडली में अच्छा है, और वो 2 कुंडली आपकी नवमांश है, तो आप समझ लीजिए कि फिर तो उसके पास 50-50 आप कर लीजिए। जी। और अगर मान लीजिए 5 जगह वो अच्छा है और नवमांश में खराब है, तो उसको फिर भी 50-50 कर लीजिए, यानी नवमांश डिसाइडिंग है। जी, ये हम कहना चाह रहे हैं। जी, हाँ। लगन कुंड में जब गुरु अस्त है, हाँ? नवमांश ठीक हो तो फिर क्या लेंगे जी? पता नहीं क्या बोले, हमें सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। मैं पूछ रहा हूँ जी कि लगन हाँ जी। कुंडली में गुरु अस्त है सर, जैसे तो भैया एक मिनट सुनिए, जब गुरु अस्त है तो बाकी कुंडली में उदय हो जाएंगे क्या? तो अस्थि मानेंगे जी सब में? अरे मेरी बात पहले सुनिए, अगर गुरु अस्त है तो आप तो जन्म कुंडली से तो सूर्य के पास गुरु आ गए। अच्छा जी। जन्म कुंडली में ही तो सूर्य के पास गुरु देखेंगे, बाकी कुंडली में थोड़ी ना देखेंगे। उदय और अस्त कहाँ देखा जाएगा? और सर नीच के मामले में? जन्म कुंडली में देखा जाएगा। अब जब अस्त ही हो गए तो फिर अस्त हो गए, अस्त हो गए। और नीच वाला मामले में सर, अगर नीच का हो जैसे गुरु लगन कुंडली में जी, और नवमांश कुंडली में नहीं हो तब? हाँ तो अब सूर्य से दूरी देख लीजिए, दिग्बली देख लीजिए, बाकी कुंडली में देख लीजिए, दिमाग अपना लगाइए, अनुपातिक निकालिए। अब आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, अपना दिमाग कब काम करेगा आपका? अपना अनुपातिक लगा के सोचिए, मैंने आपको फार्मूला दे दिया, दिमाग तो आपको लगाना है ना, तो अब उसमें लगाइए दिमाग। जन्म कुंडली में नीच के हैं, नवमांश में आप कह रहे हैं नीच के नहीं है, सूर्य से दूरी है उसकी कि नहीं है? है जी। है, सूर्य से कितनी दूरी है? एक ही जो है, एक है 2 घर की? 3 घर है जी, 3। हाँ तो ठीक है, फिर भी दूरी हो गई। 4 घर के बाद से अच्छा होने लगेगा, 4 घर से अच्छा, 4 घर के बाद से अच्छा होने लगेगा। फिर दिग्बली है या दिग्बल शून्य है? गुरु को कहाँ पे, गुरु किस भाव में बैठे हैं? ये 11 भाव में जी। 11वें भाव में है गुरु, 11वें भाव में गुरु है। तो अच्छा, गुरु को दिग्बली कहाँ मिला है? दिग्बल लगन में मिला है। तो लगन मिला तो ये लगन की तरफ चल रहे हैं ना, ये भी ठीक हो गए। दिग्बली इतने दिग्बली नहीं है, फिर भी ठीक ही है। ठीक है जी। क्या नाम है, अगर वही सप्तम की तरफ होते तो वो दिग्बल शून्य की तरफ होते। ठीक है, लगन की बाकी कुंडली देख के डिसीजन ले लीजिए कैसा अच्छा होगा कि बुरा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? धन्यवाद सर। आपको कुंडली का कोई भी विवेचन करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने आपको बताई, क्योंकि 99% लोगों की यही दिक्कत है कि वो ग्रह अच्छा है कि बुरा है, ये नहीं समझ पाते। खैर, अब हमने बताया कि वह समय कौन सा जिसमें बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की दशा है, या लग्न पंचम या नवम में बैठे ग्रह की दशा है। भाई दशा तो है, बट ये वाली सिद्धांत लगाइएगा कि पता चला
कि कोई भी ग्रह पंचम में बैठा है, नीच का हो गया, सूर्य के पास हो गया, अस्त हो गया, दिग्बल शून्य होने वाला की तरफ आ गया, तो फिर अब तो गड़बड़ हो गया ना वो। तो फिर तो केवल यही नहीं देख लेना है कि लग्न पंचम नवम में बैठा है। ये जो सिद्धांत मैंने अभी दिया, ये हमेशा यही लगेगा, ये हमेशा यही लगाइए आप। कम से कम इतनी बात तो दिमाग में रखिए। और उसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए कि उसकी और कैसी गुणवत्ता है उस ग्रह की, तो क्या करेंगे, बाकी की वर्ग कुंडली में जाएंगे, जैसे मैंने बताया दृष्टान में जाइए, और किस में जाइए, नौमांश। नौमांश तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नौमांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं यहां पर, कोई ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में हो, नीच का ही चलो मान लेते हैं, ये थोड़ी अतिशयोक्ति मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये किताब में लिखा है। लेकिन हमने जब अपने गुरुजी से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ये अतिशयोक्ति है। हमने कहा अच्छा। आपने ये सुना होगा कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं, जानते हैं वर्गोत्तम ग्रह गुरुजी क्या होते हैं? गुरुजी जो लगन में जिस राशि में जो ग्रह बैठा हो, वो नवमांश में भी उसी राशि में बैठा हो, उसी राशि में हो जाए वर्गोत्तम, एकदम बात सही है। और ऐसा ग्रह एक मत से पराशर ने भी माना है, कल्याण वर्मा ने भी माना है, मंत्रेश्वर जी ने भी माना है, सबने इसको अच्छा ही माना है। फिर से गुरुजी सूत्र मुझे लग्न में भाव वाला भी लेंगे क्या गुरुजी? भाव सूत्र जो था लग्न में, माने लग्न कुंडली में जिस भाव में ग्रह बैठे हैं वही भाव नहीं, राशि भाव नहीं, राशि जी, राशि लेनी है, भाव नहीं लेना। वर्गोत्तम के लिए राशि ली जाएगी। जी गुरुजी। और क्या नाम है, किताब का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसमें लिखा हुआ है कृष्ण कुमार की किताब, अच्छे राइटर हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी, बहुत अच्छे फार्मूले देते हैं वो। कृष्ण कुमार ने लिख दिया कि कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में नीच का है और नौमांश कुंडली में भी नीच का है, तो कह रहे वो नीच फिर नहीं माना जाएगा, कह रहे वो वर्गोत्तम हो गया। इसमें हमारे गुरुजी ने कहा ये अतिशयोक्ति है। लगा दिया खाना जी, ये अतिशयोक्ति हो गई। मतलब नो डाउट कि अब उसकी नीचता खत्म है, लेकिन वो उच्च जैसा फल देगा ये कहना गलत है। उन्होंने, कृष्ण कुमार ने यही लिख दिया। मान लिया कि बृहस्पति मकर राशि में जन्म कुंडली में बैठे हैं, नवमांश कुंडली भी मकर राशि में बैठे हैं, तो कह रहे हैं कि अब यहां बृहस्पति उच्च के हो गए। ये बात गलत है। ये बात सही है कि वो नीच के अब इतने नहीं बचे। बाकी कुंडली और देख लीजिए, जो मैंने सिद्धांत और बताए, सूर्य से दूरी देख लीजिए, दिग्बली देख लीजिए, दृष्टान देख लीजिए, सप्तमांश, द्वादशांश, त्रिशांश देख लीजिए, जरूर देख लीजिए वहां पर। लेकिन ये कह देना कि जन्म कुंडली में नीच के हैं, नौमांश में भी नीच के, तो उच्च जैसा फल देंगे, ये गलत है। हाँ, उच्च की तरफ फल देंगे। मतलब जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ गई कि ये ग्रह नीच के हैं, कह रहे वो नीच अब जैसा फल नहीं करेंगे, ये एकदम 100% बात सही है। तो जब आप किताब पढ़ा करिए ना, तो किताबों में जो लाइन लिखी है ना, वो न समझ करके उस राइटर की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। गुरुजी सम फल देंगे? नहीं, सम से भी अच्छा फल देंगे। ओके। नीचता भंग हो गया गुरुजी, और नौमांश में भी नीच के हैं, तो वो सम से भी अच्छा फल देंगे। मतलब नीचता भंग हो गया उसका? नहीं, ये कहना गलत है। नीचता भंग तो फिर एक अलग सेंटेंस है, ये तो अलग सेंटेंस है। नीचता भंग नहीं कहेंगे यहाँ पर हम लोग। अच्छा गुरुजी, एग्जाम्पल में वो नीच जैसा फल नहीं करेंगे, गुरुजी जैसा फल एग्जाम्पल नहीं में, करेंगे। क्या एग्जाम्पल में 8 का स्वामी गुरु उच्च के है। एक मिनट, आवाज के बच्चा पीछे बोल रहा है, जरा उसको चुप कराइए पहले। हाँ, आप दूसरे बताइए। मेरा नहीं है सर, नहीं, किसी का भी हो, पहले वो चुप करा दीजिए उसको। हाँ बोलिए। लग्न कुंडली में गुरु उच्च के हैं, 8 के स्वामी होके। हाँ, तो बस चौपटी है फिर तो। और गुरुजी वर्गोत्तम में भी गुरु उच्च के ही वही आ रहे हैं, और नवांश में। अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे ये उम्मीद ना करिए
कि वो 8वें भाव का फल नहीं देंगे, वो तो देंगे ही देंगे। वो वर्गोत्तम ही हो रहे हैं। हाँ, 8वें भाव का फल तो देंगे ही देंगे वो। बहुत ही कम। आवाज में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आती है, इसको कल्याण वर्मा ने बहुत अच्छा लिखा है। ये एक अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक फोन भी पता नहीं कहाँ से आया था, वो बड़े बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी, अच्छे ज्योतिषी बताते हैं कि वो काफी 15-20 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, लेकिन वो भी इस टॉपिक में कंफ्यूज है। तो वो हो सकता है जब लेक्चर रिकॉर्ड होके जाएगा तो लेक्चर हमारे सुनते हैं, तो सुने तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। वो कंफ्यूजन क्या है, पहले उनको ये समझ लीजिए कि नैसर्गिक शुभ ग्रह और जन्म कुंडली के अनुसार शुभ ग्रह में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल, बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ है। नैसर्गिक मतलब समझते हैं सब लोग? नैसर्गिक का मतलब स्वाभाविक 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 लक्षण है। स्वाभाविक। उनका जो स्वभाव है ना, स्वभाव, उनका जो स्वभाव है वो शुभता का स्वभाव है। जी अब मान लीजिए किसी कुंडली में गुरु 8वें भाव, 6ठे भाव और 12वें भाव के स्वामी हो गए, तो अब गुरु तो शुभ है, अब गुरु की दृष्टि जा रही है, तो क्या वो गुरु 8वें का फल देंगे कि नहीं देंगे? देंगे गुरुजी, लेकिन वैसा नहीं देंगे, बुरा तो नहीं करेंगे। इसके लिए कल्याण वर्मा ने लिखा है कि इसके लिए पराशरी सिद्धांत ही मान्य है। बड़ा जोर देके लिखा है, इसमें पराशरी सिद्धांत ही मान्य है। लघु पराशरी पढ़िए, वहां पे हर प्लेनेट का उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। इसको आप लोग भी पढ़िए, लघु पराशरी, छोटी से 60-70 रुपए की बुक आती है और बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। हमने बहुत साल पहले उसको जब पढ़ा तो हमारी आंखें खुल गई। और कल्याण वर्मा ने साफ साफ लिखा है, इसके लिए पराशरी सिद्धांत ही मान्य है कि कोई गुरु जैसे शुभ ग्रह क्या अशुभता ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं, अगर वो 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी हुए। जैसे मैंने अभी आपको एक कुंडली दिखाई थी कि शुक्र 12वें के स्वामी हो गए। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, गुरु के बाद शुक्र का ही नंबर आता है, लेकिन चूंकि वो 12वें के स्वामी हैं तो शुक्र के अंदर भी अशुभता आएगी। और शुक्र जिन भावों में बैठेंगे और जिन भावों को देखेंगे वहां पर भी अलगाव लाने की कोशिश करेंगे, शुक्र जैसे ग्रह भी। इसके लिए लघु पराशरी आपको पूरी तरह से फॉलो करनी चाहिए, जिसको भी ये कंफ्यूजन है। सिंह लग्न में गुरु भी गुरुजी 8वें भाव का स्वामी है। बिल्कुल, तो वहां गुरु शुभ हैं। अब वो कितने शुभ है वो आप लघु पराशरी पढ़िए, वहां बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, मन खुश हो जाएगा आपको पढ़ करके। हर प्लेनेट के बारे में, हर लग्न के बारे में उन्होंने बात कही है। गुरु जी है, पढ़ा है थोड़ा। नाम है सर अभी लघु आप पराशरी, बोल रहे हो तो पूरा पढ़ेंगे। हाँ जी, लघु हाँ, पराशरी गुरुजी। के राइटर का नाम सर? हाँ, लघु पराशरी पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार गुरुजी। पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4, आपको गुरुजी। समझ में आ जाएगा कोई प्लेनेट फल कैसे देने वाला। इसलिए एक बार पढ़ा था, अभी नैसर्गिक पढ़ेंगे। शुभ है कि नैसर्गिक अशुभ है। लघु हाँ जी। पराशरी का लेखक का नाम बताएंगे गुरुजी? और हिंदी में हम तो देखिए सुरेश चंद्र मिश्रा को ज्यादा फॉलो करते हैं, हमें मतलब उनकी बात समझ में ज्यादा आती है। अब ये, और उससे पहले जब हमने पढ़ना चालू किया था तो खैर लघु पराशरी उनकी लिखी नहीं, जगन्नाथ भसीन की किताब हमने बहुत पढ़ी है। वो बहुत लॉजिकल बात करते हैं। जगन्नाथ भसीन की किताब भी मैंने बहुत सारी, छोटी छोटी आती थी, 40-40, 45-45 रुपए की, लेकिन जो वो बात कह देते थे और इतना बढ़िया उनका समझाने का ढंग होता था, कॉन्सेप्ट, कि मजा आ जाती थी पढ़ करके। तो आप देख लीजिए, आप हो सकता है कि आपको मतलब ये किताब, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग बातों को समझाते हैं, तो इसमें हमारे गुरुजी कहना कि आप ना कोई किताब 2-3 राइटर की खरीद के पढ़ो। हमने पहले जब किताब पढ़ डालेंगे तब दूसरी किताब लेंगे। गुरुजी पूरा शतक कैसे आती है? डॉक्टर सुरेश मिश्र का है पूरा शतक। तो भाई किताब कैसे कह दे कोई बुरी है? मतलब हमारी इतनी औकात है? हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि लघु कोई पराशरी को ज्यादा फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब दशाओं में तो पराशर के नियम ही काम करते हैं। तो दशाओं के हिसाब से तो आपको पराशर पढ़नी पड़ेगी। पराशरी, बृहद पराशर, ओरा शास्त्र,
कि ये अब ये कहना छोड़ दीजिए कि ये किताब खराब है, ये किताब अच्छी है। सारी किताबें अच्छी हैं, बात ये कि हम कितना समझ पाते हैं, हमारी बुद्धि भी तो है, अपनी भी क्षमता होनी चाहिए। हाँ अपनी भी क्षमता होनी चाहिए। वो इतनी लंबी लंबी बात वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम हमारी छोटी बुद्धि समझ ही नहीं पा रही है, और हम वही जैसे आजकल के स्कूल के बच्चे नहीं अपना नहीं समझ पाएंगे तो कह देंगे टीचर समझा नहीं पा रहे। अरे भैया तुम्हारी औकात है समझने की। आजकल तो यही दोषारोपण हो जाता है ना कि आप अब बच्चे को नहीं समझ में आए तो ये नहीं कहेगा कि हमारी अकल नहीं है कि टीचर की बात, वो कहेगा टीचर समझा ही नहीं पा रहे, टीचर को ही कुछ नहीं आता, वो तो ऐसे पागल है वो। तो ये सब चीजें गलत है। कोई किताब ना बुरी तो हो ही नहीं सकती, और इतने महान महान लोगों ने लिखी है, ये तो मतलब हमारी मूर्खता होगी। जैसे हम बच्चों की मूर्खता कहते हैं, किसी टीचर को ऐसा बोलता है तो बच्चा ही मूर्ख है, वैसे हम ही मूर्ख हो जाएंगे। और आप भी कभी मत कहिएगा कोई किताब कैसी है, सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, सारी किताब, लेकिन पढ़िए तो वहां पर आपको ना चंद्र मिश्र का एक पुस्तक है लघु पराश्रय। किसकी? डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र। जी जी जी, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। लघु पराश्रय है ये। हाँ लघु पराश्रय है, एकदम सही है। रंजन पब्लिकेशन से, रंजन पब्लिकेशन 60-70 रुपए की आती होगी। ये 150 बहुत साल पहले पढ़ी है, ये सारी किताबें मेरे पास है। एक जातक पारिजातक पढ़िए गुरुजी। क्या? 150 रुपया में खरीदा। जातक पारिजातक। हाँ जातक पारिजात किसकी पढ़ रहे हैं? जातक पारिजात गुजराती में है सर। अच्छा गुजराती में है, गुजराती हमारा तो वो नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे। जातक पारिजात भी ट्रांसलेशन किया हुआ है गुरुजी। तो गुरुजी मैं पूछ रहा था गुरुजी, सुरेश चंद्र मिश्र जी जो है डॉक्टर, जी 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 जी, तो इनका भी पुस्तक बढ़िया है ना गुरुजी? बहुत बढ़िया, बहुत। हम तो इनकी पढ़ते हैं, हम इनकी पढ़ते हैं, कृष्ण कुमार की पढ़ते हैं, जगन्नाथ भसीन की पढ़ते हैं, इसका गोयल साहब की पढ़ते हैं, राव साहब की पढ़ते हैं, 60-85 का भी है इन्हीं का। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक है। तो हम उसी पॉइंट पर हम अपने आते हैं। तो आप समझ गए ना, कोई भी ग्रह कैसा फल देगा कि नैसर्गिक शुभता में भी अशुभता आ जाएगी। उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया, उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई भी ग्रह केंद्र का स्वामी, पढ़िएगा लघु पराशरी की लाइन में पढ़ रहा हूं, अगर कोई ग्रह केंद्र का स्वामी है और वो अगर अशुभ ग्रह है तो वह ग्रह अपनी अशुभता छोड़ देता है। और मिश्रा जी ने, डॉक्टर मिश्रा ने उसको इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा समझाया, लास्ट में समझाते समझाते ये लिखा कि पढ़ने वाले पाठक ये ना समझ लें कि जो अशुभ ग्रह केंद्र का स्वामी है तो शुभ फल देगा, नहीं, लेकिन यह है कि वो अपनी अशुभता खो देगा। तो आप अगर शनि केंद्र का स्वामी है तो आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी है ना शनि को लेकर के, वो इतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि शनि शुभ हो जाएंगे, है तो नैसर्गिक अशुभ। ये है पराशरी सिद्धांत। फिर वहीं पर बोलते हैं कि कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी है तो उनके अंदर से शुभता चली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ हो जाएंगे। जैसे किसी के पिता मान लो किसी बच्चे को डांटते हैं तो क्या उसको उसका खून थोड़ी ना कर देंगे, वो डांटते अच्छे के लिए, यानी कि उनके अंदर जो अशुभता जो वो बच्चा समझ रहा है वैसी अशुभता नहीं है, यानी माँ बाप ये डाउट अच्छा क्लियर कर शुभ ही रहेंगे। तो कोई भी शुभ ग्रह अगर केंद्र का स्वामी है तो उसके अंदर से शुभता चली जाएगी, लेकिन ये मत समझ लीजिए कि अशुभता आ जाएगी, बस शुभता चली गई, ऐसा समझिए। बहुत बढ़िया समझाया भसीन जी उसको, डॉक्टर मिश्रा ने इसको। तो बात समझ में, इसमें पराशरी सिद्धांत लीजिए, कल्याण वर्मा ने तो एकदम सिंपल लिख दिया है, और क्या नाम है, उत्तरा कालामृत में भी एकदम साफ साफ लिखा है कि इसके लिए आपको तो पराशरी का ही नियम फॉलो करना चाहिए। तो ये जो बात चर्चा स्टार्ट हुई, ये चर्चा आप समझ गए ना कि जिसको भी ये कंफ्यूजन है कि हमारा ये ग्रह शुभ फल दे रहा है क्या शुभ फल दे रहा है, लघु पराशरी के सिद्धांत के अनुसार ही वह ग्रह शुभ या अशुभ होंगे, ना कि नैसर्गिक शुभता लेनी होगी। उसमें नैसर्गिक शुभता हो सकता है कि उसमें ना लगे। जैसे एक ने यहाँ पे
कहाँ एग्जाम्पल है? टाइम ज्यादा हो गया क्या? हाँ, टाइम ज्यादा हो गया। जी 36 हो गया गुरुजी। जी 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 जी। अपनी पुस्तक कब आ रही गुरुजी? इन लोग की किताब पढ़ते तो हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारी औकात ही नहीं लिखने की। क्यों गुरुजी? आप भी उन्हीं लोगों के समान हैं। अरे ना भैया, ऋषि का नहीं है गुरुजी, ऋषि का मतलब ही होता है रिसर्चर, और आप रिसर्चों के आधार पे ही तो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे कम कहाँ है हमारे लिए? पढ़ा हुआ बस बता रहे हैं, हम तो इन्हीं लोग का पढ़ा हुआ बता रहे हैं। एक ये किताब ये कहाँ गई? इसमें था मैंने। देरी है गुरुजी, क्या हो रहा है उसमें? जी पुस्तक में कहाँ देरी हो रही है? पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। पुस्तक का पूछ रहे हैं। पुस्तक में कहाँ देरी हो गई? दिया होगा। एक था कि वहां पर, अब तो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, मतलब उसमें एक की कुंडली उन्होंने ली थी और उन्होंने बोला कि देखिए बृहस्पति, और बृहस्पति के समय ही, बृहस्पति की दशा में ही उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा दिक्कत आई, जबकि उसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होके बैठे थे। तब इन्होंने कहा कि, तब अब मुझे वो मिल नहीं रहा, मतलब आपको पढ़ के सुनाता वो पूरी लाइन, वो मैं पढ़ते पढ़ते कहीं भूल गया मतलब ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे याद है सारा, जो एक बार पढ़ लेता हूँ मुझे याद हो जाता है कि उन्होंने लिखा कि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ है और वो एक अच्छी स्थिति में भी बैठे हैं, लेकिन उस कुंडली में बृहस्पति एक खराब भाव के स्वामी है, तो आप ये मत समझिए कि वो अच्छा फल करेंगे, वो बुरा ही फल करेंगे। और उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि जब इस व्यक्ति की ये दशा स्टार्ट हुई तो उस वक्त ही सबसे ज्यादा परेशान रहा। तो ये बात है, तो उसमें आपको लघु पराशरी का सिद्धांत ही लगाना चाहिए। समझ में आ गई बात? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने 2-3 पॉइंट आज बताए, एक तो ये वाला और एक वो वाला कि कोई ग्रह केवल यही ना देख लीजिए जैसे कि वो बच्चे का पढ़ाई में मन कब लगेगा, तो मैंने बोला लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की दशा है और बाकी चीजें आप देख ही नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जब किसी को ये बात बताएं तो आपकी बात गलत हो जाए। उसके साथ आप देखिए कि वो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश किस स्थिति में है, उच्च की है। आवाज नहीं आ रहा था ये आगे आवाज नहीं आया बीच में। अब आ गई, आवाज आ रही है? सूर्य से उनकी दूरी क्या है, दिग्बल क्या है, नवमांश कुंडली में उनकी कौन सी राशि है, किस राशि में है, तो ये सब आपको लेना चाहिए, तब यहाँ पर करेंगे। चलिए ये अब